Fiscal policy system. See, basically, fiscal policy is a part of government policy by which government it generates revenue primarily by taxation, and under this only, मतलब fiscal policy के under only it decides the amount for the purpose of government spending also. मतलब गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है प्राइमरीली थ्रू टैक्सेशन एंड ऑल्सो जो पर्पस ऑफ स्पेंडिंग है गवर्नमेंट का, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है? फिस्कल पॉलिसी के अंडर. एक चीज़ याद रखना, फिस्कल जब नाम आएगा तब गवर्नमेंट याद रखना, और जब मॉनेटरी नाम आएगा तब आरबीआई याद रखना. बस ये दोनों ही चीज़ें हैं. Fiscal policy के अंडर only the government it decides the amount which government will withdraw and feed in the economy in order to counter the economic peaks and slumps also. That is basically to manage the macroeconomic conditions of our country. तो as I said, fiscal मतलब गवर्नमेंट के साइड से, मॉनेटरी मतलब आरबीआई के साइड से, ये दोनों अपने अपने पॉलिसीज़ देते हैं. मतलब एक साइड से फिस्कल पॉलिसी, एक साइड से मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों मिलकर जो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनको स्टेबलाइज करने के लिए एंड हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए दोनों के तरफ से एफर्ट्स किए जाते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी देख रहे हैं, आगे मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे. अभी फिस्कल पॉलिसी में क्वान्टिटेटिव पार्ट कौन सा है? इट इज़ लाइक हाउ मच part is raised, and qualitative part है how it is raised, okay, and how it is going to be used productively और populistically. ठीक है, मतलब प्रायोरिटीज़ क्या है गवर्नमेंट के, वो क्वालिटेटिव पार्ट के अंदर आता है, और कितना जनरेट किया रेवेन्यू और कितना स्पेंडिंग होगा वो क्वांटिटेटिव पार्ट के अंदर आता है. तो बेसिकली एज आई सेड, गवर्नमेंट देयरफॉर फिस्कल पॉलिसी एम्स टू अचीव द पब्लिक पॉलिसी गोल्स. ठीक है, और पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट के अंडर ही बनती है, तो उसके जो गोल्स है वो पॉलिसी के, उनको अचीव करने के लिए हम जो प्लान बनाते हैं उसको बेसिकली फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं. तो इसमें अगर बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें, मतलब बड़ी चीज़ें जैसे कि इक्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर पे, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स पे. ठीक है, मतलब थोड़ा वेलफेयर ओरिएंटेड जो पॉलिसी बनती है ना, जो ऐसे, मतलब मैंने अभी एग्जांपल दिए है, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें थी उसमें, तो जो वेलफेयर ओरिएंटेड ज़्यादा एक पॉलिसी बनती है तो उसके अंदर जो जो चीज़ें आती है तो वहाँ पे फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है. और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो काफ़ी एकदम कट टू कट फाइनेंस रिलेटेड होती है, मतलब बैंक्स, उनका रेपो रेट वगैरह वो सब उसमें आएगा. अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें जनरेशन कैसा होता है रिसीप्ट्स का. जैसे कि एग्जांपल फिस्कल रिसीप्ट्स क्या क्या है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टैक्स रेवेन्यू. तो उसमें अलग अलग टैक्स है, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी है. तो यहाँ से ये सारे जगह से टैक्स रेवेन्यू जनरेशन होता है. फिर दूसरी जगह है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है. फिर तीसरी जगह है यूज़र चार्जेस, जैसे कि वाटर या फिर पावर यूजेज या फिर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो वहाँ से भी यूजर चार्जेस से रेवेन्यू जनरेशन होता है. चौथी जगह है बोरोइंग, एक तो होता है इंटरनल बोरोइंग या फिर दूसरा है एक्सटर्नल बोरोइंग. तो ये दोनों चीज़ से भी रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है. फिर डिविडेंड्स, जो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट करके रखी है अलग अलग जगह पे, वहाँ से डिविडेंड्स जो आते हैं. इंटरेस्ट रिसीप्ट्स जो आते हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से जो प्रॉफिट्स होता है वहाँ से. फिर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है. फिर रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कई और जगह पर हमने लोन दिया है तो वहाँ से जो रिकवरी होती है वहाँ से. ठीक है, फिर जो एज आई सेड यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, या फिर यूटीज़ को जो लोन दिया है या फिर पीएसयूज़ को जो लोन दिया है, वहाँ से अगर प्रॉफिट हुआ, रिकवरी हो रही है तो वहाँ से जनरेशन होता है रेवेन्यू जनरेशन. एंड लास्ट है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई ऑल्सो, वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेशन होता है.
तो ये सारा हो गया कहाँ से पैसा आता है। ओके, फिस्कल रिसिप्ट्स मतलब रेवेन्यू जनरेशन। अभी आगे देखते हैं फिस्कल एक्सपेंडिचर, तो कहाँ कहाँ पे पैसा जा सकता है। अभी इसमें है लोन रीपेमेंट्स। समझो हमने कहीं से लोन लिया है तो लोन रीपेमेंट, उसमें इंटरनल भी आ सकता है, एक्सटर्नल भी आ सकता है। फिर दूसरा है एसेट क्रिएशन, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब समझो बड़े डैम्स, रोड्स, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जहाँ जहाँ से इन्वेस्टमेंट हुए तो उन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर सब्सिडीज़ है उसमें जाता है। फिर डिफेंस एरिया में काफ़ी जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उन पर भी जाता है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मतलब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उनको मैनेज करने के लिए उनमें एक्सपेंडिचर होता है। फिर वेलफेयर एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनेंस ऑफ आवर क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो प्रोजेक्ट्स बने उनका मेंटेनेंस के लिए एक एक्सपेंडिचर होता है। एजुकेशन सेक्टर में होता है, हेल्थ सेक्टर में होता है, मतलब ये वेलफेयर के अंडर बात करो, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। फिर बाकी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स है हमारे, उनमें होता है। गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स वो सब उनमें होता है। फिर अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई कमिटमेंट है, कोई ग्रुप में है हम, कोई इंटरनेशनल ग्रुप में अगर वहाँ पे कमिटमेंट है तो वहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर होता है। फिर वो एक्सटर्नल, या फिर हम किसी बाजू के कंट्री को हेल्प करते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सटर्नल हो गया। किसी को लोन देते हैं वहाँ पे होता है एक्सटर्नल लैंडिंग। अगर इंटरनल की लैंडिंग की बात करें तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज़ को लोन दिया जाता है, या फिर PSUs को लोन दिया जाता है, तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है। फिर इमरजेंसी सिचुएशंस आती है, जैसे कि डिज़ास्टर हो जाता है, कोई फिज़िकल डिज़ास्टर, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है। या फिर पैंडेमिक आ गया अभी कोरोना वायरस जैसा, तो उसको मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, तो ये सारी चीज़ें फिस्कल एक्सपेंडिचर में आती है। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लिया हम लोग ने। फिस्कल रिसीप्ट्स देख लिए, ठीक है, मतलब रेवेन्यू जनरेशन कहाँ पे होता है, एंड फिस्कल एक्सपेंडिचर देखा कि जाता कहाँ पे है, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे हो सकता है। अब ये नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। इट इज़ बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट अर्न्स एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। तो इनमें का जो डिफरेंस है इसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। जनरली ऐसा होता है कि क्योंकि टैक्स बॉयंसी इतनी अभी तक प्रॉपरली फैली हुई नहीं है कंट्री में, इसकी वजह से टैक्स जनरेशन थोड़ा सा कम होता है, और इसके वजह से क्या होता है कि हमारा एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, रेवेन्यू जनरेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो इनमें का जो डिफरेंस है तो वो बाद में, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, मतलब बेसिकली फिस्कल डेफिसिट में क्या क्या आता है। अभी मैंने दोनों चीज़ें बताई ना कि फिस्कल एक्सपेंडिचर एंड फिस्कल रिसिप्ट्स, तो इन दो इतने सारी चीज़ें जो अभी एग्जांपल दी थी, तो इन सब का सम्मेशन, तो इनमें का जो डिफरेंस आता है फिस्कल एक्सपेंडिचर माइनस फिस्कल रिसिप्ट्स का, उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो अगेन सिंपल भाषा में फिस्कल डेफिसिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट अर्न्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। इट इज़ बेसिकली फाइनेंसिंग द गैप बिटवीन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये जो डेफिसिट आया अभी, उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है ना, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देखो ये कॉन्सेप्ट समझो कि गवर्नमेंट कांट बोरो फ्रॉम अ मार्केट अबाव अ सर्टेन लिमिट एज इट कैन बी इन्फ्लेटरी। ओके, मतलब इन्फ्लेशन जनरेट कर सकता है, एंड इट कैन पुश अप द इंटरेस्ट रेट विच कैन लीड टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्राउडिंग आउट हो जाता है, और गवर्नमेंट एक लिमिट से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकता कहीं पे, नहीं तो इन्फ्लेशन आ जाएगा और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट होएगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर दूर जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है। क्योंकि उनको अगर लोन लेना पड़े तो इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है, तो वो उतना लोन वगैरह नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, तो बाद में इकोनॉमी को ही हर्ट करेगा ये चीज़ें। तो बहुत सोच समझ के हमारा
एक्सपेंडिचर, हमारा रेवेन्यू जनरेशन, सब कुछ बहुत प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है ताकि कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल रहे। तो अभी इन्फ्लेशन ना हो इसके लिए हम लोग ये जो डेफिसिट है उसको फाइनेंस कैसे कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग आवर डेफिसिट। ओके, तो इसमें क्या क्या एग्जांपल है। एक तो आपका जो टैक्सिंग स्ट्रक्चर है ना, उसको रैशनल टैक्सिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो कंट्री में रैशनल टैक्सिंग होता है वहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम होता है। ये कोई पर्टिकुलर इंडिया की बात नहीं है, दुनिया के हर कंट्री में इकोनॉमिक बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। तो ये जो भी बातें चल रही है वो हर कंट्री के लिए सिमिलर है। ठीक है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ना बढ़े इसके लिए रैशनल टैक्सिंग स्ट्रक्चर हो, फिर थोड़ा जेन्युइन पब्लिक बोरोइंग हो, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो। ठीक है, तो हमें एफिशिएंटली मैनेज करना है ये सारी चीज़ों को। फिर जो FRBM एक्ट है ना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इट disallows printing of money by RBI in normal times. Okay, normal time में it does not allow RBI to print money। और आप मतलब अगर मार्केट में पैसा कम बढ़ रहा है तो आप प्रिंट करो और डालो। इसकी वजह से क्या होता है, वही मैंने समझा है कि आप एक लिमिट के ऊपर नहीं कर सकते वरना इन्फ्लेशन आ जाएगा और हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो नीचे गिर जाएगी। तो ऐसा डायरेक्टली पैसा नहीं डाल सकते मार्केट में प्रिंटिंग करके। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ ने किया है बार और वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हैं और वहाँ पे पूरा इन्फ्लेशन छा गया है। तो हमें वैसी मिस्टेक ना करें, इसके लिए FRBM एक्ट ने कुछ कंडीशंस लगाए हैं उस पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देखो जो अगर लार्ज बहुत ज़्यादा डेफिसिट्स हो गए फिस्कल डेफिसिट, तो लार्ज डेफिसिट्स कैन क्रिएट इंटर जनरेशनल पैरिटी। मतलब पूरा जनरेशन ही इकोनॉमिक ख़राब हो सकता है वहाँ पे और वो आगे की जनरेशन पर इफ़ेक्ट करेगा, आगे की जनरेशन पर इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल है जैसे कि सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस जो हो गए थे ग्रीस में हुआ था। ये क्यों? ड्यू टू एक्सेसिव फिस्कल डिफिसिट हो गया था वहाँ पे। मतलब हर जगह से सिर्फ पैसा वो लोग ने लिया था बहुत जगह से और वो बाद में रीपे नहीं कर पाए। इसके लिए वहाँ पे क्या हो गया, रीपे करते वक्त वो डेफिसिट बहुत बढ़ गया। मतलब जहाँ जहाँ से पैसा आना चाहिए और जहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर में बहुत जाने लग गया, इनकम नहीं होने लग गया बाद में। तो फिर उनकी करेंसी की वैल्यू नीचे गिर गई, तो वहाँ पे सॉवरेन डेट क्राइसिस हो गया। अभी इन्फ्लेशन अगर आ गया तो इन्फ्लेशन लीड्स टू लेस सेविंग्स, रिडक्शन इन द ग्रोथ एंड रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। देयरफॉर डाउनग्रेडिंग हो जाता है बेसिकली। इवन जो रेटिंग एजेंसीज है वो भी डाउनग्रेड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज़। तो ये भी हमारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मतलब कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए वहाँ पे डाउनग्रेड हो जाते हैं। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम आने लग जाती है वो कंट्री में, तो ये इश्यूज़ होते हैं। फिर सॉवरेन डेट क्राइसिस जो है ना, इट बेसिकली मीन्स इट इज़ एन इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू पे बैक लोन्स इट हैज़ टेकन फ्रॉम आउटसाइड। तो अगर वो पे बैक नहीं कर पाएंगे तो सॉवरेन डेट क्राइसिस हो जाएगा। इट हैपेंस ड्यू टू एक तो टैक्स लीकेजेस या फिर टैक्स इवेजन या फिर स्कीम्स विच डिड नॉट यील्ड द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिटर्न्स। तो मतलब इरेशनल स्कीम्स वगैरह अगर कोई होएंगे ड्यू टू लेट्स से पॉपुलिस्टिक डिमांड, तो वो मतलब आप रैंडमली कोई भी, अब ये ग्रीस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो लोग ने ऐसे पॉपुलिस्टिक डिमांड की, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। तो वो लोग ने ऐसे बड़े बड़े स्कीम्स दे दिए कि हम तो सारा पैसा बाहर से लिया, वो लोग ने लोन लिया कि हम लोग ये करेंगे और अपने लोगों को ऐसा दे दिया। और क्या हुआ कि लोगों ने वैसा वो प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए, तो वहाँ से रिटर्न नहीं आया और ये वजह से लोन है इतना। तो क्या हो गया कि वो फेल हो गए आइडियाज़ और इसकी वजह से सॉवरेन डेट क्राइसिस हो गया। तो इसके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये जो फिस्कल पॉलिसी सिस्टम है ना, ये हम लोग इसके लिए समझ रहे हैं कि ऐसे कोई सिचुएशन ना आए। इस चीज़ों को समझने के लिए हमको ये चैप्टर समझना इंपॉर्टेंट है, फिस्कल पॉलिसी सिस्टम। मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर ही अपने जो
आप कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आप कहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उन सबको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये फिस्कल डेफिसिट टारगेट भी मैनेज करना पड़ेगा। मतलब आप कहीं से भी बहुत सारा पैसा नहीं ले सकते, कहीं से भी प्रिंट नहीं कर सकते, कहीं पे भी डाल नहीं सकते, वरना इन्फ्लेशन आ जाएगा, सॉवरेन डेट क्राइसिस हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ता है अगर इकोनॉमी को ग्रोथ पे लेके जाना है। तो इसके लिए ये इकोनॉमी समझना इंपॉर्टेंट होता है। और सॉवरेन, एक बार सॉवरेन डेट क्राइसिस हो गया तो दिस कॉजेस दिस कंट्रीज टू बी इन डबल ट्रैप। ओके, एक तो लोन है, ऊपर से करेंसी का डिवैल्यूएशन भी हो जाता है, एंड दे हैव टू पे द एग्जिस्टिंग डेट ऑल्सो एट हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाता है और आपके करेंसी की वैल्यू भी कम हो गई है और आपको उतना ही वो लोन भरने का है हायर इंटरेस्ट रेट पे। तो आप समझ रहे हो कितने बड़े वो ट्रैप में अटक जाते हैं अगर फिस्कल पॉलिसी प्रॉपर नहीं होगी कोई कंट्री की थी। ठीक है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये FRBM एक्ट, बहुत ही एफिशिएंटली डिज़ाइन की गई है। द FRBM एक्ट ऑल्सो अलाउज टू इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट, ओके, एज अ काउंटर साइकिल अप्रोच टू अरेस्ट द डाउनटर्न ऑफ इकोनॉमी। एग्जाम्पल इन abnormal टाइम्स लाइक 2008 और 9 का जो रिसेशन आया था, या फिर पैंडेमिक के टाइम पे आप मतलब वहाँ से मतलब रिसेशन ना आए, इसके लिए आप थोड़ा सा आपका फिस्कल डेफिसिट टारगेट बढ़ा सकते हो। ठीक है, और पर आपको एफिशिएंटली मैनेज करना ही है सब कुछ। ठीक है, तो ये कैसे गाइडलाइंस की तरह काम करता है FRBM एक्ट, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिस्कल पॉलिसी सिस्टम के लिए FRBM एक्ट। तो और वहाँ पे ऐसा भी है कि आप अपना डेफिसिट टारगेट, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, यू कैन इंक्रीज इट टू अ सर्टेन लिमिट फॉर जस्ट फॉर स्टिमुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी। ओके, ताकि इकोनॉमी चलती रहे। अगर आप मतलब एकदम ही कम कर दोगे कि डेफिसिट हो ही ना, तो आप मतलब पैसा लो भी नहीं पाओगे, कहाँ से लोन भी नहीं ले पाओगे, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, तो अटक जाएगा। इसके लिए FRBM एक्ट ने बोला है कि थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो डेफिसिट टारगेट को, जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसको थोड़ा और डेफिसिट हो जाएगा, ऐसे अब नॉर्मल टाइम में तो चल जाएगा। पर इट इज़ सेइंग दैट इट यू कैन ओनली डू इट फॉर स्टिमुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी, नॉट फॉर एनी पॉपुलिस्टिक रीजन्स। अगर पॉपुलिस्टिक रीज़न की वजह से हो गया तो ग्रीस के जैसा सॉवरेन डेट क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, जनरली फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है ना, इट शैल बी इन द लिमिट्स ऑफ और रिड्यूस टू नियरली 3%। ओके, 3% एज पर FRBM एक्ट। ओके, तो 3% कंसिडर किया जाता है कि चलो उतना चल जाएगा फिस्कल डेफिसिट, मतलब आप उसको भर भी सकते हो, आपकी इकोनॉमी जैसे ग्रोथ हो जाएगी तो वो मैनेजेबल है। इसके लिए 3% तक अलाउ किया है। अभी ये टाइम पे आप फिस्कल स्टिमुलस दे सकते हो। एग्जांपल क्या है, फिस्कल स्टिमुलस का एग्जांपल क्या है, टैक्स रिलीफ दे दो इन ऑर्डर टू बूस्ट द डिमांड। मतलब टैक्स रिलीफ दे दोगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, अगर ज़्यादा पैसा रहेगा उनके पास तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, तो मतलब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ेगा। ओके, इकोनॉमी का सर्कल चलता रहेगा। फिर मोर एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके मतलब समझो कोई अभी इतने सारे हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो स्कीम्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ताकि लोग खुद जनरेट कर सके बाद में जाके एम्प्लॉयमेंट या फिर इनकम जनरेशन, जिसकी वजह से इकोनॉमी खुद चले। ठीक है, तो ये होता है दूरदृष्टि की तरह सोचना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी गवर्नमेंट का ही काम है कि वो लॉन्ग टर्म विजन भी रखे। फिर रिडक्शन इन द रेगुलेशन ऑन द इंडस्ट्रीज़ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़, मतलब इंडस्ट्रीज़ पर थोड़ा कम रेगुलेशंस होगा तो वो ज़्यादा सप्लाई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे, तो सप्लाई ज़्यादा देंगे तो फिर लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। फिर RBI टू गिव लिक्विडिटी एनहांसिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब RBI ने जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी काफ़ी सपोर्टिंग रहना चाहिए गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी से। ठीक है, लिक्विडिटी थोड़ी एनहांस्ड रहे कंट्री में, उस पर भी ध्यान देना चाहिए दोनों की तरफ से। फिर रेजिंग इंटरनल डेट रादर देन एक्सटर्नल डेट, मतलब एक टाइम पे चलो अगर आ ही गई तो थोड़ा सा इंटरनल डेट बढ़ेगी तो भी चलेगा, पर आप एक्सटर्नल से डेट ना लो, क्योंकि एक्सटर्नल के यहाँ पे फिर वो
क्योंकि एक्सटर्नल से लेंगे तो करेंसी डिवैल्यूएशन का इशू आ सकता है, फिर अगर लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो हायर इंटरेस्ट रेट वगैरह आ सकते हैं, फिर बाद में सॉवरेन डेट क्राइसिस हो सकते हैं, तो वो भी मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब मैनेजमेंट जो है ना, इसको बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। ये सब कुछ एफिशिएंटली मैनेज हो, इसके लिए फिस्कल डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो फिस्कल डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले न्यूजीलैंड में इट वाज स्टार्टेड। ओके, इट वाज द फर्स्ट कंट्री, मतलब फॉर्मली इट वाज स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड। हर जगह तो इकोनॉमी जब से है तब से फिस्कल डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है। न्यूजीलैंड वाज फर्स्ट कंट्री टू एनेबल फिस्कल डिसिप्लिन। फिर यूके का कोड ऑफ फिस्कल स्टेबिलिटी है, फिर चार्टर ऑफ बजट ऑनेस्टी है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कि हम हमारे इकोनॉमी को ये साल में कैसे मैनेज करने वाले हैं एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बजट में की जाती है, समझाई जाती है। ठीक है, इसके लिए फिस्कल पॉलिसी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम देखेंगे। ये दोनों मिलके हमारे कंट्री के इकोनॉमी को मैनेज करते हैं ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे और ग्रोथ होती रहे। फिर एज आई सेड न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया ने क्या किया, इंडिया इंट्रोड्यूस सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट इस रिलेशन में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, FRBM एक्ट 2003 में आई थी। टू एंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन मतलब एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ अर इकोनॉमी इन ऑर्डर टू क्यू एम क्या होता है, टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। फिर FRBM एक्ट 2.0 आई थी 2009 में। यहाँ पे इट इंक्रीज्ड FRBM 2.0, इट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट द फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स। थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कर दिया था एज कम्पेयर टू FRBM 1। ठीक है, बाय मतलब इट इनकॉर्पोरेटेड अ लिटिल मोर अनसर्टिनिटी ऑफ आवर इकोनॉमी, मतलब इट केम इन लाइन विद द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो। मतलब अगर ग्लोबल रिसेशन वगैरह आ जाए तो वो सबको कवर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखा। फिर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम में शॉक आए, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम शॉक्स या फिर सिस्टमिक क्राइसिस ही आ जाए अगर कोई रीजन में या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर में दुनिया में ही या फिर इंडिया में, या फिर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस बिगड़ जाए या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाए, तो इन सबको कंसिडर किया गया और उससे रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थोड़ी सी ज़्यादा FRBM एक्ट 2.0 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फिस्कल कंसोलिडेशन। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल कंडीशन बाय अ प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी। प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसीज़ मतलब फिस्कल एफिशिएंट फिस्कल डिसिप्लिन के साथ जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है उनको प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसीज़ बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, ये टू कट डाउन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हो, रैशनल स्पेंडिंग हो, रैशनल टैक्स रिफॉर्म्स हो, एफिशिएंट डिसइन्वेस्टमेंट हो, बेटर टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम हो। मतलब आप ऐसे रैंडमली नहीं, ज़्यादा टारगेटेड वेलफेयर स्कीम करो तो आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर या फिर वेस्टफुल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होगा और उनको जिनको सच में ज़रूरत है उनको ज़्यादा एफिशिएंटली वो सारी स्कीम्स मिलेगी। फिर क्रिएटिंग प्रोडक्टिव फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एज आई सेड, आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा लोगों को तो वो यूज़ करके वो खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और अपनी देश की इकोनॉमी आगे चलती रहेगी। फिर कटिंग डाउन ऑफ नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़, फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से हैं जहाँ पे मतलब अगर ये हिल गए तो इकोनॉमी हिल जा सकती है, तो वो उनको प्रायोरिटी रख के ऑल्सो ये इकोनॉमिक तरीके से एंड दूसरे वेलफेयर के तरीके से, मतलब फार्मर्स वगैरह एग्रीकल्चर, तो ये भी प्रायोरिटी में आ जाए। तो ये सब मैनेज करना, ठीक है, तो कौन से सेक्टर को कितना प्रायोरिटी देना वो भी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। फिर रैशनलाइजिंग द सब्सिडीज़, मतलब हर चीज़ में नहीं, आप रैशनलाइज करो कहाँ पे प्रायोरिटी है, उस हिसाब से कहाँ पे कितनी कितनी सब्सिडी। फिर रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड टाइम ओवर रन्स, ठीक है, मतलब डीले वगैरह ना हो। फिर फोकस ऑन आउटकम रादर देन आउटपुट, मतलब आउटकम ज़्यादा जनरेट हो एज़ कम्पेयर टू आउटपुट।
कि बाबा उसमें से एक्चुअली प्रोडक्टिवली निकल रहा क्या है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। फिर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ टैक्स कलेक्शन, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाके जो है एटलीस्ट जो है उनसे भी एफिशिएंटली टैक्स जनरेशन कलेक्शन हो पाए, ठीक है, टैक्स पॉइंट्स ही बढ़े। एंड ऑल्सो रैशनलाइजिंग द टैक्स, एंड अगर कहीं पे एग्जाम्शन देना है वगैरह वो सब चीज़ों को रैशनलाइज करना पड़ता है। मतलब समझो आपको यहाँ पे रिबेट मिलता है, यहाँ पे एग्जाम्शन मिलता है, तो वो भी रैशनलाइजेशन के अंडर आता है टैक्सिंग स्ट्रक्चर के। तो इस तरीके से चलती है हमारी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें हैं इकोनॉमी को हैंडल करने की अंडर द फिस्कल पॉलिसी। अभी आगे मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे हैंडल होती है इकोनॉमी, वो मॉनेटरी पॉलिसी के लेक्चर में देखेंगे। अभी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थे वो देखते हैं। एक तो है केलकर कमिटी, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन। सो केलकर कमिटी इट रिकमेंडेड ऑन रोड मैप फॉर एन एफिशिएंट फिस्कल कंसोलिडेशन। ओके, एफिशिएंट फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए केलकर कमेटी ने रिकमेंडेशन किया। फिर बीमल जलान कमेटी, इट रिकमेंडेड ऑन द एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। ओके, बीमल जलान जी वॉज फॉर्मर RBI गवर्नर। फिर बीमल जलान कमेटी ऑल्सो सजेस्टेड रैशनलाइजिंग द सब्सिडीज। फिर नेक्स्ट है NK सिंह पैनल था टू रिव्यू द FRBM एक्ट। सो इट सजेस्टेड टू क्रिएट अ न्यू फिस्कल काउंसिल, ओके, एंड टू रिड्यूस द पब्लिक डेट टू GDP रेशो एंड टारगेटेड टू नियरली 60% पब्लिक डेट टू GDP रेशो, ठीक है। फिर to enact a new debt and fiscal responsibility act, and also to create a new fiscal council of mixture of state government and central government, ठीक है। तो ये कुछ कमिटीज़ थे। फिर अगर समझो एक कॉन्सेप्ट है कि ऑस्टेरिटी कंडीशंस, मतलब व्हेन द फिस्कल कंडीशन वीकेंस अ लॉट, ओके, फिस्कल पोजीशन वीकेंस अ लॉट, तब ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के साइड से, जैसे कि बैन ऑन 5-star वेन्यूज़ फॉर गवर्नमेंट मीटिंग्स, फिर बैन ऑन एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंसेस, या फिर रिडक्शन इन द कॉन्फ्रेंसेस, या फिर रिडक्शन इन द कॉन्फ्रेंसेस इन द हु आर गोइंग टू फॉरेन बाय कीपिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ डेलीगेशन, मतलब कितने लोग जा रहे हैं मिनिमम से मिनिमम रखे। फिर रिड्यूसिंग द एयर ट्रैवल स्पेशली इन द एग्जीक्यूटिव क्लास। फिर बैन ऑन recruitment for government post for nearly 1 year, ban on purchase of new vehicles for government purposes। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो जब अगर कोई स्टेट के फिस्कल कंडीशन या फिर सेंट्रल लेवल पर फिस्कल कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो, तो एग्जांपल समझो ये साल एग्ज़ाम्स नहीं होंगे वगैरह ऐसा चीज़ें, तो ताकि क्या होता है कि आप एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम रखें, एफिशिएंट रखे, फिस्कल डिसिप्लिन रखे, फिस्कल डेफिसिट ना बढ़ जाए, FRBM के टारगेट्स फॉलो हो, FRBM के कंडीशंस फॉलो हो उसके लिए। फिर बैन ऑन परचेस ऑफ न्यू व्हीकल्स फॉर गवर्नमेंट पर्पजेस इन दैट ईयर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स के अंदर। फिर बजट रिफॉर्म्स कौन से थे सिंस 2017 अगर देखें तो बजट प्रेजेंटेशन जो था इट हैज़ बीन पोस्टपोन टू 1 February नाउ। फिर बजट हैज़ रिमूव प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन। फिर रेलवे बजट हैज़ बीन मर्ज्ड विद द जनरल बजट, ठीक है। तो ये कुछ ऊपर की चीज़ें थी। फिर अगर आप देखोगे तो रंगराजन कमेटी जो थी 2012 में, इट रिकमेंडेड टू डू अवे विद द प्लान एंड नॉन प्लान डिस्टिंक्शन, एक्सपेंडिचर डिस्टिंक्शन, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिकमेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम आउटपुट कॉन्सेप्ट टू आउटकम कॉन्सेप्ट। तो दिस हैज़ बीन फॉलोड। तो ये प्लान और नॉन प्लान क्या था? प्लान वाज बेसिकली एसेट क्रिएशन के लिए एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वाज फॉर एसेट मैनेजमेंट। एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस वगैरह नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंडर आता था, ठीक है। अभी एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, पब्लिक डेट क्या है। पब्लिक डेट मतलब क्या? पब्लिक डेट के अंदर आता है एक्सटर्नल डेट, मतलब लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने लोन लिया है तो एक्सटर्नल डेट हो गया। फिर इंटरनल डेट क्या होता है?
मार्केट लोन जो लेते हैं, या फिर बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई थ्रू प्रिंटिंग वगैरह, मतलब इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस अगर हुआ तो। सो ये जो पब्लिक डेट जो है ना, पब्लिक डेट इज़ बेसिकली इट इज़ जस्टिफाइड समटाइम्स एज बेसिकली बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड, और वहाँ से वो एक्सपेंडिचर करता रहता है। एंड ऑल्सो टैक्स जो है इट कान बी बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, आप बहुत ज़्यादा भी टैक्स नहीं लगा सकते। तो मतलब जितना रेवेन्यू जनरेशन होगा उसमें से एक्सपेंडिचर होगा। अभी रेवेन्यू कभी कभी कम पड़ जाता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, पब्लिक डेट बन जाती है। तो उसको भरने के लिए एक्सटर्नल डेट जो और इंटरनल डेट करनी पड़ती है। तो इसके लिए इसमें भी एफिशिएंट मैनेजमेंट रहना चाहिए। और अगर जब पब्लिक डेट बन जाती है तो इट अफेक्ट्स द डेट टू जीडीपी रेशियो विच इज़ बेसिकली अ मेजर टू मेक द पेमेंट ऑन द डेट। मतलब it is the measure of country's ability to make the payments okay with respect to its debt। मतलब वो रेशो से समझ में आता है कि कंट्री कितनी एफिशिएंटली अपने लोन्स को रीपे कर पाती है। तो वो हर्ट भी नहीं होना चाहिए, वो रेशो भी हर्ट नहीं होना चाहिए। फिर जो एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट है उसमें भी आप कुछ कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रैशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन एनआरआई डिपॉजिट्स वगैरह, या फिर बाय मैनेजिंग द मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स आर बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच द इंडियन एंटिटीज दे रेज मनी इन द ओवरसीज मार्केट ओके इन रुपी डिनोमिनेशन नॉट इन फॉरेन करेंसी ओके। तो इससे क्या होगा, इंडियन लोग रिस्क नहीं लेंगे, फॉरेनर जो इन्वेस्टर करेंगे मसाला बॉन्ड में वो रिस्क लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो रुपी डिनोमिनेशन में ले रहे हो उसको। और रुपी में क्यों रखा है, इन ऑर्डर टू बी शील्डेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन करेंसीज। अभी वैसे ही बॉन्ड्स जैसे कि डिमसम बॉन्ड्स होते हैं चाइना के, समुराई बॉन्ड्स होते हैं जापान के, बोथ गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स कैन इशू दिस बॉन्ड्स। देयर इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन मसाला बॉन्ड्स issued, इसमें फर्स्ट was issued by NTPC कंपनी। और अभी जो की है ना सक्सेस के लिए ऑफ द बॉन्ड इज बेसिकली स्टेबल एक्सचेंज रेट। सो मसाला बॉन्ड्स अनलाइक डॉलर बॉन्ड्स, मतलब यूएस डॉलर के बॉन्ड्स वेयर बोरोवर टेक्स द करेंसी रिस्क, इन मसाला बॉन्ड द इन्वेस्टर बियर्स द रिस्क ओके। क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन की रिस्क जो है वो इन्वेस्टर जो है मसाला बॉन्ड में वो ले रहा है। बिफोर मसाला बॉन्ड्स द कॉर्पोरेट्स हैड टू रिलाई ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ओनली ओके, बट नाउ मसाला बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद मसाला बॉन्ड्स के थ्रू वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अभी ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग टर्म जो एक्सटर्नल डेट है ना, इट हैज़ बीन मोर देन शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। या फिर मल्टीलैटरल डेट इज़ मोर देन बायलैटरल डेट, एक्सटर्नल डेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज एज पर जो एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर अगर इंटरनल डेट की बात करें तो लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट इन ओपन मार्केट इज कंसिडर्ड अंडर इंटरनल डेट ओके। बाय टी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, या फिर लाइबिलिटीज़ लाइक स्मॉल सेविंग स्कीम, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, ठीक है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इन ऑर्डर टू इट इज़ बेसिकली इन ऑर्डर टू ऑब्जॉर्व द एक्सेस लिक्विडिटी ओके। तो किससे बचाने के लिए, अगर एक्सेस लिक्विडिटी होगा तो करेंसी रिस्क आ सकता है। एग्जाम्पल करेंसी रिस्क फ्रॉम इधर अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट ओके, which is borne by either creditor which is borne by the creditor not the borrower। मतलब लिक्विडिटी भी मैनेजेबल रहनी चाहिए, वरना समझो अभी डॉलर की कीमत बहुत ही बढ़ गई तो
तो भी लिक्विडिटी, मतलब समझो आपके पास इतने पैसे और डॉलर एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ गया तो आपका करेंसी का वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है ग्लोबल मार्केट में, तो वो मैनेजेबल रहे, इसके लिए लिक्विडिटी भी मैनेजेबल रहनी चाहिए। फिर इन इंडिया इवन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब FIIs दे इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट टी बिल्स एंड dated securities and even corporate debt securities। तो यहाँ पे फॉर दिस गवर्नमेंट कैन सेट अप अ सीलिंग, ओके, कि इतने लिमिट तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मतलब ये भी गवर्नमेंट के हाथ है। सो देयरफॉर इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ओनली, कि कैसे कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कितना FDI आया है, कितना पैसा बाहर जाए, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती है, इसीलिए फिस्कल पॉलिसी इतनी इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखोगे तो ग्लोबली एक्सेप्टेड प्राइसिंग बेंचमार्क्स कौन से है, जैसे कि लाइबॉर है, मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लाइबॉर, इट इज बेसिकली अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट विच मेजर ग्लोबल बैंक्स लेंड टू वन अनदर इन इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट शॉर्ट टर्म लोन्स। तो अगर मसाला बॉन्ड की बात करें तो HDFC वॉज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू प्रॉपर मसाला बॉन्ड। फिर IFC जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके 5 ईयर ग्रीन मसाला बॉन्ड्स है, दे आर लिस्टेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ऑल्सो RBI ऑल्सो गिव्स गाइडलाइंस टू इशू मसाला बॉन्ड्स। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग का फिस्कल पॉलिसी के अंडर। It aims to rationalize the expenditure by the government and it has been used by many state governments too. Example Maharashtra renamed it as development based budget। ये zero based budget क्या करता है, it is important in order to increase the productivity and efficiency and reduce the wastage while doing the expenditure, okay। It makes a critical examination of government schemes and it eliminates outdated programs, okay, पूरा एनालिसिस करके आउटडेटेड जो भी चीज़ें उनको बाहर करता है वो, एंड देयरफॉर इट रिड्यूसेस द फंड्स ऑन, मतलब फंड्स जो वेस्टेज हो रहा है उसको कम कर देता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस फंड्स टू लो प्रायोरिटी एरियाज, ओके, मतलब प्रायोरिटी वाइज सेट भी करता है वो जीरो वेस्ट बजटिंग के अंदर। बहुत ही एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द बजट जो होता है, इट इज़ जीरो वेस्ट बजटिंग। And it discards any program if the cost benefit ratio is below the norm which has been set, ठीक है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग इज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग इज कॉन्ट्ररी टू द ट्रेडिशनल बजटिंग वेयर प्रीवियस ईयर का बजट इज टेकन एज द बेस। इन जीरो बेस्ड बजटिंग प्रीवियस ईयर को बेस नहीं लिया जाता, जीरो बेस्ड बजटिंग में पूरा ही रीवैल्यूएट किया जाता है, एंटायर बजट को वापस से रीवैल्यूएट किया जाता है कि बाबा ये सच में ज़रूरी है क्या, नहीं है क्या, ये साल के लिए वगैरह हो गया, एंड उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है छोटा कॉन्सेप्ट ऑफ WMA मतलब वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम टेम्परेरी मिसमैच इन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स in order to increase the fiscal discipline, okay। The union government replaced the earlier ad hoc treasury bills to WMAs and they are given by RBI to the government, ठीक है। तो मतलब फिजिकल डिसिप्लिन रहे एंड शॉर्ट टर्म टेम्परेरी मिसमैच ना हो, इसके लिए वेज एंड मीन्स एडवांस का कॉन्सेप्ट है ताकि रेवेन्यू डेफिसिट तक चीज़ें ना पहुँचे, फिजिकल डेफिसिट तक फिजिकल डेफिसिट तक चीज़ें ना पहुँचे। एंड इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स RBI प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ WMAs। एक होता है नॉर्मल WMA, इट इज़ बेसिकली अनसिक्योर्ड एडवांसेस एक्सटेंडेड एट बैंक रेट, एंड दूसरा होता है स्पेशल WMA, दे आर एक्सटेंडेड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ओके। तो the special WMAs are secured, normal WMAs are unsecured at bank rate, okay। फिर WMA is basically a amount agreed at the start of the year, okay, कि इतना बाबा इतना WA दिया जाएगा ताकि वो टेम्परेरी मिसमैच मैनेज हो और चीज़ें फिजिकल डेफिसिट तक ना पहुँचे। इफ़
दिस अमाउंट जो पहले ही सेट है, इफ़ इट इज़ ब्रीच्ड देन पीनल इंटरेस्ट रेट लगता है जिसको जो रेपो रेट के हिसाब से लगता है। एंड इफ़ वो भी ब्रीच हो गया, अगर इफ़ ओवर ड्राफ्ट हैपन्स, ओवर ड्राफ्ट एक लिमिट होती है उसके ऊपर भी गया, इट इज़ ब्रीच, देन पीनल रेट टेक्स प्लेस एट नियरली 2% अबाउ द रेपो रेट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत चांसेस भी मिलते हैं फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के। आप देख रहे हो कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है कि अब एक साइड से अगर फिजिकल डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं तो उसको रोक लो, वेज एंड मील एडवांस से करो, यहाँ से मसाला बॉन्ड से करो, प्रॉपर रैशनलाइजिंग द टैक्स स्ट्रक्चर से करो, यहाँ से करो, वहाँ से करो। ऐसे ही हर जगह से ना इकोनॉमी ना बाहर जाती रहती है, उसको बार बार मैनेज करना पड़ता है। उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फिर उसमें कुछ कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि फिजिकल ड्रैग हो सकता है, मतलब व्हेन इन्फ्लेशन पुशेस इनकम्स इन ऑफ पीपल इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट्स। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन इनकम टैक्स बट देयर इज़ नॉट इंक्रीज इन द रियल परचेसिंग पावर। मतलब इन्फ्लेशन की वजह से किसी का इनकम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, उसके हिसाब से वो जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं वो चेंजेस हो जाएंगे। तो समझो जो ज़्यादा भर रहे हैं ना, जिनको इनकम टैक्स भरना पड़ रहा है, उनको ज़्यादा इशू होगा इन्फ्लेशन में। क्यों? एक तो उनको इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ऊपर से उनकी परचेसिंग पावर भी कम होगी। तो यहाँ पे ग्रोथ इज ड्रैग डाउन बिकॉज ऑफ लेस डिमांड, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, तो उसको फिजिकल ड्रैग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फिर दूसरा है क्राउडिंग आउट, मतलब जब एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग होगा, ओके, मार्केट में से, तो क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी। देयर विल बी श्रिंकेज ऑफ द लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। मतलब लिक्विडिटी कम होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा अगर आपको लोन लेना है तो जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह है जो समझो बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, तो वो लोन वगैरह नहीं लेंगे, मतलब वो लोन नहीं लेके मतलब दूर जाएंगे। इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट सफ़र होगी एंड बाद में ग्रोथ, वो लोन नहीं ले रहे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से ग्रोथ भी डिसेलरेट हो जाएगी, डिसेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पम्प प्राइमिंग, मतलब इट इज़ एन अटेम्प्ट टू रिवाइव द इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेशन। अब पंप प्राइमिंग करके कैसे तो रिसेशन में से इकोनॉमी को बाहर निकाले। अभी एक नोट है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होते हैं ना, दे हैव अ बिल्ट इन टैक्स कंसेशन सिस्टम। मतलब आप देखोगे जो कितने सारे पोस्ट ऑफिस वगैरह, इनके जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स है वहाँ पे आपको टैक्स कंसेशन मिलता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि यहाँ पे टैक्स नहीं जा रहा है, यहाँ पे टैक्स कम जा रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट, इनकम जनरेशन इस तरीके से भी मैनेज कर सकती है। फिर दूसरा है ट्विन डेफिसिट। नेक्स्ट है ट्विन डेफिसिट, मतलब इट इज़ बेसिकली फिजिकल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आगे हम लोग देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम के अंडर। तो अभी अगर ये दोनों समझाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। तो अभी के लिए याद रखो कि ट्विन डेफिसिट में फिजिकल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों आते हैं। व्हेन द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इंक्रीजेस, तो ये दोनों का इफेक्ट आ जाता है। फिजिकल डेफिसिट मतलब जो अभी पहले मैंने समझाया वो ये है कि जो रेवेन्यू जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस है वो इन जनरल, और करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड सिस्टम होता है ना दूसरे कंट्री के साथ, तो वहाँ पे अगर कोई डेफिसिट आ रहा है तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट में चले जाता है। अभी के लिए इतना बेसिक ही समझो। फिर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि मेरिट गुड्स है, डीमेरिट गुड्स है। तो मेरिट गुड्स क्या होता है कि विच हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट एक्सटर्नलिटीज़, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ। तो क्या होता है कि जब अगर मार्केट प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर पा रहा है इन चीज़ों को, तो गवर्नमेंट हैज़ टू सप्लाई। दिस बेसिकली कम्स अंडर वेलफेयर। दूसरी जगह पर डीमेरिट गुड्स होते हैं, गुड्स विच हैव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ और इफेक्ट, जैसे कि एग्जांपल टोबैको, अल्कोहल। तो 13th फाइनेंस कमीशन ने इनको इट हैज़ कॉल्ड इट सिन गुड्स एंड इट हैज़ रिकमेंडेड, फाइनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड दैट हार्श टैक्सिंग हो इन पे।
मतलब आप देखोगे कि अगर टबैको या फिर अल्कोहल जो बेचा जा रहा है उस पर जनरल गुड्स एंड सर्विसेज से बहुत ज़्यादा लेवल का आप टैक्स लगा सकते हो, गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक जगह से क्या बोलते हैं इनकम या फिर रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। फिर दूसरा है ग्रिफिन गुड्स। ग्रिफिन मतलब दे आर बेसिकली स्टेटस मेकर या फिर एक्सक्लूसिव इन नेचर, लग्जरी टाइप, ओके। दे आर गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस व्हेन देयर प्राइस इंक्रीजेस। तो इन पर भी आप अलग अलग तरीके से टैक्सिंग लगा सकते हो। तो जैसे आप देखोगे कि बेसिक एग्जांपल, अभी देखो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि आप किस जगह पर किस इंडस्ट्री में कौन से गुड्स पर कैसा टैक्स लगा रहे हो। एग्जांपल, जो कन्वेंशनल व्हीकल्स है, जो बेसिक इंजन वगैरह यूज़ करते हैं, डीजल पेट्रोल, तो उन पर समझो व्हीकल एक ख़रीद रहे हो आप, कार खरीद रहे हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा जीएसटी लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो आप, तो उस पर बहुत कम टैक्स लगाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, ऊपर से गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हो रही है, वेलफेयर भी हो रहा है कि ये फ्यूचर के हिसाब से भी मैनेजमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैंने सिंपली ओवरव्यू समझाया कि इस तरीके से गवर्नमेंट अपना फिस्कल पॉलिसी संभालती है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ओके।